नजरिया एक जरिया लेकर आया देश दुनिया की सुर्खियां हफ्ते भर की। चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग एनएचसी ने शनिवार को कहा कि देश में शुक्रवार को कोरोना वायरस के 18 नए मामले सामने आए हैं, जिनमें से बीजिंग में 6 मामलों की पुष्टि हुई है। कोरोना वायरस के नए संक्रमण को देखते हुए बीजिंग में कई दुकानों को बंद कर दिया गया है। नए संक्रमण की पहली पुष्टि 11 जून को की गई। नेपाली संसद के उच्च सदन ने गुरुवार को देश के राजनीतिक नक्शे को बदलने के लिए संविधान संशोधन प्रस्ताव को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी। नए नक्शे में नेपाल ने भारत के 3 क्षेत्रों को अपनी सीमा में दिखाया है। रणनीतिक लिहाज से अहम इन क्षेत्रों पर नेपाल के दावे को भारत ने निराधार और बनावटी विस्तार बताया है। वहीं भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तराखंड में भाजपा की एक वर्चुअल रैली को संबोधित करते हुए कहा कि भारत नेपाल के बीच कोई सामान्य रिश्ते नहीं हैं। हमारे बीच रोटी बेटी का संबंध है। हमें कोई ताकत अलग नहीं कर सकती है। उन्होंने कहा कि अगर भारत नेपाल के बीच किसी तरह की गलतफहमी है तो हम बातचीत के जरिए सुलझा लेंगे। जहां चीन के समर्थन पर नेपाल सरकार भारत से बैर मोल ले रही है, वहीं नेपाल सरकार के ही खिलाफ 13 जून से ही प्रदर्शन जारी है, जिसमें छात्र छात्राएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। यह प्रदर्शन कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाकर किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर नेपाल के काठमांडू में स्थित चाइनीज एम्बेसी के सामने कुछ नेपाली प्रदर्शनकारी इस बात पर भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि वो युद्ध जैसा माहौल ना बनाएं। भारत बुधवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुन लिया गया है। अब भारत 2021-22 कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र की सर्वोच्च संस्था का अस्थायी सदस्य बन जाएगा। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने अपने ट्विटर हैंडल से इस बात की जानकारी देते हुए लिखा कि सदस्य देशों ने भारत को भारी समर्थन देते हुए 2021-22 तक के लिए यूएनएससी का अस्थायी सदस्य चुना है। भारत को 192 में से 184 वोट्स मिले हैं, जिसके साथ ही भारत एशिया पैसिफिक रीजन में निर्विरोध जीत गया। भारत 8वीं बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया है। वहीं काफी महंगी कैंपेन करने के बावजूद कनाडा वेस्टर्न ब्लॉक में यूएनएससी की सीट्स आयरलैंड और नॉर्वे को हार गया। जहां नॉर्वे को 130 वोट्स मिले, आयरलैंड को 128, वहीं कनाडा को केवल 108 वोट्स ही मिल पाए। इन नए सदस्यों का कार्यकाल 1 जनवरी 2021 से प्रारंभ होगा। दिल्ली में कोरोना के बिगड़ते हालात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों के साथ हुई बैठक के बाद गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री को दिल्ली के उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री, केंद्र और दिल्ली सरकार तथा एमसीडी के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आपात बैठक कर कोरोना के बढ़ते मामलों से निपटने के लिए कारगर योजना बनाने का सुझाव दिया, जिसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को उपराज्यपाल अनिल बैजल, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सहित अन्य के साथ बैठक की। सोमवार को एक सर्वदलीय बैठक में अमित शाह ने कहा कि 20 जून से कोविड-19 की टेस्टिंग बढ़ाकर रोजाना 18,000 टेस्टिंग की जाएगी और डोर टू डोर ट्रेसिंग तथा मैपिंग का भी आयोजन किया जाएगा। साथ ही साथ कोविड-19 की जांच दर में 50% की कटौती की जाएगी। बुधवार को ही गृह मंत्रालय ने कोविड-19 के टेस्टिंग चार्जेस राजधानी में 4500 रुपये से घटाकर 2400 रुपये कर दिए हैं। मंगलवार को प्रधानमंत्री ने एक बार फिर से 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा कोरोना वायरस को लेकर चर्चा की। उन्होंने कहा, पिछले कुछ हफ्तों के दौरान किए गए प्रयासों का नतीजा दिखने लगा है और अर्थव्यवस्था के पटरी पर लौटने के संकेत मिलने लगे हैं। वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर सोमवार मंगलवार रात पूर्वी लद्दाख के गलवान घाटी में चीन के साथ हुई हिंसक झड़प में भारत के 20 सैनिक शहीद हो गए और कई जवान गंभीर रूप से घायल थे, जिनका इलाज चल रहा है। सूत्रों का मानना है कि ये जवान जल्द ही ठीक होकर अपने पोस्ट पर 3-4 हफ्तों में तैनात हो सकेंगे। शहीद हुए भारतीय सैनिकों में एक कर्नल भी शामिल हैं। समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार चीनी सेना के 43 जवानों की या तो मौत हुई है या घायल हुए हैं।
इस हिंसक टकराव के बाद दिल्ली में सरगर्मियां तेज हो गई हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साउथ ब्लॉक में विदेश मंत्री एस जयशंकर, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ मौजूदा हालत की समीक्षा की। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को एक सर्वदलीय बैठक में कहा, न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। उन्होंने कहा कि भारत शांति और मित्रता चाहता है, लेकिन उसकी संप्रभुता सर्वोपरि है। जिसके बाद चीनी विदेश मंत्री के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने शुक्रवार को कहा कि गलवान घाटी एलएसी पर भारत चीन सीमा के पश्चिमी सेक्शन पर है और चीन की तरफ स्थित है। पिछले कई वर्षों से चीनी बॉर्डर ट्रूप्स यहां पर पेट्रोलिंग कर रहे हैं और ड्यूटी पर तैनात रहते हैं। इस बयान का खंडन करते हुए भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने पीएलए के दावे को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया अपुष्ट दावा करार दिया। हालांकि चीन के नए दावे को लेकर अभी तक भारत की तरफ से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया या बयान नहीं आया है। रविवार को पत्रकार विनोद दुआ की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने विशेष सुनवाई की। दुआ ने कोर्ट में याचिका दायर कर अपने खिलाफ दर्ज राजद्रोह के मामले को रद्द करने की मांग की थी। कोर्ट ने केंद्र व हिमाचल प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह में जवाब मांगा है तथा 6 जुलाई तक के लिए दुआ की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। साथ ही हिमाचल प्रदेश पुलिस की जांच रोकने से इनकार करते हुए विनोद दुआ से मामले की जांच में सहयोग करने को कहा है और जांच की स्टेटस रिपोर्ट तलब की है। माही पक्का ना? बहुत टाइम है ना हमारे पास। और क्या? बॉलीवुड के चहेते अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने 14 जून को मुंबई के बांद्रा स्थित अपने निवास पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उनके करीबियों से यह पता चला है कि सुशांत लगभग 1 साल से डिप्रेशन से जूझ रहे थे। कयास यह भी लगाए जा रहे हैं कि उनकी कई फिल्मों को जानबूझकर दरकिनार किया गया और फिल्म रिलीज होने के पहले ही बैड पीआर क्रिएट करने की कोशिश की गई, जिसकी वजह से सुशांत की ये हालत हुई। सुशांत की अकाल मृत्यु के बाद बॉलीवुड में फैले नेपोटिज्म के खिलाफ कई लोग अब खुलकर आवाज उठा रहे हैं। देश के करीब 160 से ज्यादा जाने माने शिक्षाविदों, कार्यकर्ताओं और बुद्धिजीवियों ने राजधानी में हिंसा की घटना में मशहूर मानवाधिकार कार्यकर्ता और पूर्व अधिकारी हर्षमंदर का नाम शामिल किए जाने की सोमवार को एक बयान जारी कर कड़ी निंदा की है और उसे वापस लिए जाने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि हर्षमंदर एक जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता, मानवाधिकार रक्षक और लेखक हैं। वह सरकारी अफसर रह चुके हैं और उन्होंने 2002 में गुजरात हिंसा के मद्देनजर सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे दिया था और समाज में भाईचारा और शांति बनाने के लिए बढ़ चढ़कर काम किया। उन्होंने धार्मिक अल्पसंख्यकों के विशेषाधिकार के लिए भी पहल की। उन्होंने अमन बिरादरी और कारवाए मोहब्बत की स्थापना की। दोनों संगठनों ने भारतीय समाज की बेहतरी में योगदान दिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने कोरोना लॉकडाउन में मजदूरों की मदद के लिए सराहनीय काम भी किए हैं। बुद्धिजीवियों ने पुलिस पर फर्जी कहानी गढ़कर हर्षमंदर के खिलाफ मामला बनाने का आरोप लगाया है। कोरोना वायरस की महामारी से जूझ रहे डॉक्टरों को आवश्यक सुविधाएं और वेतन समय पर न मिलने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि केंद्र सरकार कोविड-19 के मरीजों का इलाज कर रहे डॉक्टरों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों को वेतन भुगतान और आवश्यक क्वारंटीन सुविधाएं मुहैया कराने के लिए राज्यों को निर्देश जारी करे। कोर्ट ने सरकार को कंप्लायंस रिपोर्ट 4 सप्ताह में दाखिल करने के निर्देश भी दिए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि 116 जिलों में 125 दिन के अंदर 25 योजनाओं को गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत लाया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस योजना की शुरुआत 20 जून को पीएम मोदी बिहार से करेंगे। इस अभियान के तहत सरकार के 25 योजनाओं में 50,000 करोड़ रुपए के काम कराए जाएंगे। इसके तहत हर जिले में कम से कम 25,000 प्रवासी मजदूरों को काम मिलेगा।
ये जिले 6 राज्यों में हैं जहां बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर घर गए हैं, जिसमें बिहार के 32, उत्तर प्रदेश के 31, मध्य प्रदेश के 24, राजस्थान के 22, उड़ीसा के 4 व झारखंड के 3 जिले शामिल हैं। पंजाब के बाद तमिलनाडु ने फिर से लॉकडाउन का ऐलान किया है। बढ़ते मामलों के चलते राज्य सरकार ने 4 जिलों में 19 जून से 30 जून तक लॉकडाउन लागू करने का फैसला लिया है। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लॉकडाउन की अटकलों को खारिज करते हुए कहा कि सरकार के पास ऐसी कोई योजना नहीं है। साथ ही दिल्ली सरकार के विरोध के बाद दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने 5 दिन के इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन किए जाने के फैसले को भी वापस ले लिया है। वहीं भारत में कोरोना वायरस के केसेस अब बढ़कर लगभग 4,27,000 के पार हैं, जहां मरने वालों की संख्या लगभग 13,700 के पार है और पूरे विश्व में कोरोना वायरस के कुल केसेस 90,25,000 के पार है और वहीं मौतों का आंकड़ा लगभग 4,70,000 के पार है। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। मिलते हैं अगले हफ्ते। नमस्कार।